नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है अपने रियांस के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मिलती है आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो जो आपके करियर में आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है, आज मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। इसमें स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शंस अंडर ई-वे बिल, यानी जो ई-वे बिल के जो हमारे फीचर्स हैं जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जब भी आप ई-वे बिल बनाने के लिए जाएंगे तो आपको ये सारे फीचर्स आपके सामने नज़र आएंगे। तो इन फीचर्स का क्या यूज है, कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग सारा कवर करेंगे। इसके साथ में ही हम लोग ई-वे बिल की बहुत सारी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। ई-वे बिल के जैसे मैंने आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताया कि कब से ई-वे बिल अप्लीकेबल हुआ था। हमारी लास्ट क्लास में मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बताई थी। इसके अलावा भी ई-वे बिल के और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ई-वे बिल बनाने के लिए जाएंगे तो हमें हर एक छोटी से छोटी बात को माइंड में रखना चाहिए। अगर हमारे उससे जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो हमारे क्वेश्चंस है माइंड के, वो दूर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अपने ई-वे बिल के कुछ कॉन्सेप्ट की। तो जैसे आपको पता होगा कि ई-वे बिल हमें कब बनाने की ज़रूरत है, मैंने आपको बताया गुड्स के केस में। बट दोस्तों, इसमें ई-वे बिल बनाने के लिए कुछ सर्टेन कुछ गुड्स हैं जिनके ऊपर ई-वे बिल अप्लीकेबल नहीं है। वो कौन सी चीज़ें, जैसे मैंने बताया एग्जम्प्टेड चीज़ें भी हैं। अब मैं वैसे आपको ओवरऑली बता दूं, जैसे हमारे कोई वेजिटेबल्स हो गए, हमारे सीरियल्स हो गए, ठीक है, आपके ज्वेलरी हो गई, ठीक है, इन पे ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और आपने देखा होगा जो ये मनी ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एटीएम में मनी फिल करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए भी हमें ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हमारे इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। अगर किसी को मतलब हमारी गलत ये इन्फॉर्मेशन किसी तक शेयर हो गई कि ये पैसा इस रूट से इतना ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मिसहैपनिंग हो सकती है। इसलिए इस क्राइटेरिया से इसको बाहर रखा गया, ज्वेलरी को और आपके जो मनी, जो एटीएम में मनी फिल करते हैं, रिफिलिंग करते हैं, इस चीज़ को। इसके अलावा भी जैसे अलाइव आपके जो जानवर हो गए, जिंदा जानवर, अगर कोई शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके लिए भी आपको ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अनाज हो गया आपके फ्रूट्स हो गए, ठीक है, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स हो गई, इनके लिए आपको ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ई-वे बिल के एक तो क्राइटेरिया मैंने आपको ये बताया कि ई-वे बिल हमें कब बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ कंडीशन होती है कहाँ पर हमें ई-वे बिल बनाना चाहिए, कहाँ पर हमें ई-वे बिल नहीं बनाना। तो उसके लिए भी हम लोग सीखते आगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ई-वे बिल के लिए। यहाँ पर हम लोग लिख पा रहे हैं। तो सबसे पहले ई-वे बिल का जो कहाँ पर आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट है और कहाँ पर नहीं है। तो पहले तो मैंने आपको वो सारी गुड्स बता दिए आपको कि कहाँ पर किन के लिए आपको ई-वे बिल की जरूरत है, किन के लिए नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ई-वे बिल, आप कोई गुड्स आप किसी डिफेंस को दे रहे हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आप कोई गुड्स सप्लाई दे रहे हो, तो आपको उसके लिए भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं है, वो भी एग्जम्प्ट है। इसके अलावा और कहाँ पर आप लोग इसमें ई-वे बिल का मतलब हमें ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी मूवमेंट आपके मोटर व्हीकल से नहीं हो रही है, मोटर व्हीकल के अलावा जैसे घोड़ा गाड़ी से हो रही है, बैलगाड़ी से हो रही है, तो उसके लिए भी आपको ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब ऐसे बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार हमारे कमेंट बॉक्स में इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं कि अगर मेरा लोकल में ही, जैसे मेरी फैक्ट्री है और उसके 2 फैक्ट्री के बाद मुझे वो डिलीवरी देनी है, तो क्या उसके लिए ई-वे बिल बनना ज़रूरी है? अगर देखिए, ई-वे बिल अगर आपके बड़े गुड्स का जो स्टॉक है, वो स्टॉक बड़ी गाड़ी से मूव हो रहा है, तो ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत है। अगर आप उससे ज़्यादा छोटी गाड़ियों से मूव हो रहा है, तो उसके लिए आप छोटी गाड़ी मतलब रिक्शे से मूव हो रहा है, तो आपको ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमारे ई-वे बिल जब हम बनाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले ई-वे बिल के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिए। अब मैं आपको एक सीधे आपको बताता हूँ। अगर आपको ई-वे बिल के सारे रूल्स के बारे में जानना है कि ई-वे बिल को गवर्नमेंट ने क्या रूल रेगुलेशन है,
तो ई वे बिल का रूल 138, यानी अगर आप ई वे बिल का रूल 138 अगर आप इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर सारे आपके जो डाउट्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे कि रूल 38 के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल है। वो ई वे बिल की क्या वैलिडिटी है, ई वे बिल आपको कब बनाना है, कब आपका ई वे बिल आपकी कौन कौन सी ऐसी लिस्ट है, एग्जाम्पशन लिस्ट कौन सी है, वो सारी चीजें आपको ई वे बिल की, ई वे बिल के लिए क्या क्या चीजें मैंडेटरी है, वो सारी चीजें रूल 138 के अंदर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से दूर हो जाएगा। तो अगर आपको ई वे बिल के बारे में और भी डिटेल में जानना है, इसके रूल्स के बारे में आपके मन में कुछ डाउट हो, तो आप रूल 138 रीड कर लीजिए, एक एक पॉइंट को आप पढ़िए, उसमें आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। इनमें कई लोगों के डाउट्स भी होते हैं कि सर जो हमारा ई वे बिल है, ई वे बिल के लिए कई लोगों के क्वेश्चंस भी जैसे आते हैं। मैं आपको बता दूं, ई वे बिल के अंदर 2 क्राइटेरिया हैं, एक 50 किलोमीटर का कि 50 किलोमीटर तक ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। कई लोग 20 किलोमीटर का कॉन्सेप्ट करते हैं, 20 किलोमीटर तक ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, आप इसका मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं अपनी इसी वीडियो में। देखिए, 50 किलोमीटर का मतलब आप ये समझिए, जो रूल 138 की मैं बात कर रहा हूं, आप इसके अंदर साफ साफ ये बोला गया है कि जब आप कोई गुड्स एज ए ट्रांसपोर्ट के मकसद से, यानी आपका जो ट्रांसपोर्टर है वो उसकी डिस्टेंस आपके ऑफिस के, यानी जहां से आपका वेयर हाउस है, जहां से वो गुड्स मूव हो रहा है, वहां से ट्रांसपोर्टर का जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर, अंडर 50 किलोमीटर, बट वो होना चाहिए विद इन अ स्टेट। अगर वो स्टेट क्रॉस होता है, यानी अगर आप एक स्टेट में हो जहां से आपका गुड्स मूव हो रहा है, यानी आपका वेयर हाउस किसी अदर स्टेट में है और ट्रांसपोर्टर अदर स्टेट में है, तो उस केस में फिर ये 50 किलोमीटर वाला रूल ये कैंसिल हो जाता, आपके लिए, आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमारा क्या कंडीशन क्या है 50 किलोमीटर वाला, इसके लिए आपका 50 किलोमीटर का रूल आप समझिए क्या है, एक्चुअल में होता क्या है। 50 किलोमीटर का क्या हमें ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ई वे बिल बनाया जाता है, देखिए ई वे बिल को बनाने के लिए हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। ई वे बिल को 2 भागों में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी। जैसा कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं अपने ई वे बिल पे लॉगिन करके, और फिर मैं दिखाता हूं वहां पर पार्ट ए और पार्ट बी, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना है अपने गूगल पे, और यहाँ पे गूगल के सर्च पे हमने ई वे बिल टाइप करना है। तो जैसे आप ई वे बिल gst.gov.in को टाइप करेंगे, देन आप एंटर मारेंगे तो आप ई वे बिल सिस्टम के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको देखिए बताया था कि टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये तीनों का मैंने आपको बताया था कि एज ए रजिस्टर्ड पार्टी, एज ए ट्रांसपोर्टर, एज ए सिटीजन की तरह आप इसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने यहाँ से सीखा था। अब हम बात करते हैं इसके अंदर लॉगिन की, ठीक है। अब अगर हम इसके लॉगिन में जाते हैं, जैसे हम इसके लिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये फीचर्स ओपन हो जाता है। हमसे पूछा जाता है हमारा यूजर नेम, पासवर्ड, देन कैप्चा, देन लॉगिन। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ पर यूजर नेम, कैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपका यूजर नेम आपने बनाया होगा, आप यूजर नेम यहाँ पर डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, देन ये कैप्चा फिल कीजिए। एडिट जैसा लिखा है कैप्स में तो कैप्स में लिखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, तो दूसरा अपनी चॉइस का आप कैप्चर लेकर यहाँ पर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जब आप लॉगिन कर लेते हैं, इसके अलावा आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यूजर नेम भूल चुके हैं तो फॉरगेट यूजर नेम, फॉरगेट ट्रांसपोर्ट आईडी आप भूल चुके हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है जहाँ से आप इस चीज को रिकवर कर सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल मैं अपना एक लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको सीधा अपने ई वे बिल के डैशबोर्ड पर लेके चलता हूँ। तो आपने देखा जैसे मैंने अपना लॉगिन कर लिया। जैसे ही आप अपने ई वे बिल पे लॉगिन करते हैं तो इस तरह का आपके सामने फीचर्स खुलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपना पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत है, आप इसको अपडेट, जो आपका पुराना पासवर्ड आप उसी को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। देन इसको आप एग्जिट कर दीजिए। जैसे आप इसको एग्जिट करते हैं
तो आप इस तरीके से ई-वे बिल के साइट पर लॉगिन कर जाते हैं। अब हम लोग जो अपनी आज की क्लास में बात करने वाले हैं, हम लोग ई-वे बिल के इस वाले फीचर्स के, सबसे पहले हम ई-वे बिल के इस फीचर्स को कंप्लीट सीखेंगे, फिर हम कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, ये सारे फीचर्स क्या हैं इनको हम वन बाय वन अच्छे से समझ लेंगे, तो हमारा ई-वे बिल का एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आज ई-वे बिल के इस फीचर्स की, जिसके अंदर ये बहुत सारे सब फील्ड है, सब फीचर्स हैं, इनको हम लोग आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, जब आप ई-वे बिल हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ई-वे बिल जनरेट करने के लिए मैंने आपको बोला था 50 किलोमीटर का डिटेल, कि 50 किलोमीटर का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर क्या कहा गया है, 50 किलोमीटर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो उस चीज को मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक इसके अंदर रूल है 50 किलोमीटर का और 20 किलोमीटर का, इन दोनों को भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए 50 किलोमीटर के अंदर जो हमारा रूल 138 जो कि है हमारा ई-वे बिल का रूल है, जिसके अंदर कंप्लीट ई-वे बिल के रूल के बारे में बताया गया है, इसका क्राइटेरिया क्या है, गवर्नमेंट ने क्या इसका रूल रेगुलेशन रखा है, तो आप इसको रूल 138 पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर अभी मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर कई लोग का ये मानना है कि सर 50 किलोमीटर तक ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारा ई-वे बिल है, ई-वे बिल को हमारे दो पार्ट में रखा गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट ए और पार्ट बी क्या है? पार्ट ए में बेसिकली जो डिटेल भरी जाती है, जो डिटेल आपको देनी है, वो देनी है आपने अपने सप्लायर की, यानी जो आप सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, जो आप सप्लाई दे रहे हैं, आपके रिसिपिएंट की डिटेल आपको देनी है, यानी आपका जो बायर है उसकी डिटेल आपको देनी है, आपके स्टॉक की डिटेल देनी है, आपका उस स्टॉक का HSN कोड की डिटेल आपको देनी है, ठीक है, आपको क्वांटिटी की डिटेल देनी है, आपको उसका टैक्सेबल वैल्यू की डिटेल देनी है। इसके अलावा आपको और क्या देना है? टैक्सेबल वैल्यू आपको बताना है, और इसके अलावा टैक्सेबल वैल्यू के अलावा आपके ऊपर GST का रेट क्या है, देन GST अमाउंट कितना बना, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पार्ट ए में फुलफिल करनी होती है। और पार्ट बी में क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट की डिटेल होती है, ट्रांसपोर्ट डिटेल। तो देखिए, मेन चीज मैंने कहा, हमारे इसके अंदर कितनी पार्टें इन्वॉल्व होती है, स्टेक होल्डर जो हम लोग बात करते हैं वो कितने लोग होते हैं। सबसे पहले सप्लायर, ठीक है, सप्लायर हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद आपका रिसिपिएंट यानी बायर, ठीक है, ट्रांसपोर्टर। तो जो आपका ये ट्रांसपोर्टर है, सप्लायर क्या है? सप्लायर की इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई, बायर की इंफॉर्मेशन आ गई कि किसको आप माल बेच रहे हैं, देन ट्रांसपोर्टर। तो ये दो पोर्शन जो है, ये है हमारा पार्ट बी का डाटा, पार्ट ए एंड पार्ट ए, और जो ट्रांसपोर्टर है वो पार्ट बी का डाटा है। तो जब तक ये सारी इंफॉर्मेशन आप ई-वे नहीं फिल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन GST को पोर्टल को देना होगा, ई-वे बिल पोर्टल को, तभी जाके आपका ई-वे बिल जनरेट होगा। बट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 50 किलोमीटर की। तो 50 किलोमीटर से मतलब है गवर्नमेंट का कि अगर आप विद इन अ स्टेट, अगर आप 50 किलोमीटर का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, विद इन अ स्टेट, आप जो आपका गुड्स है आप भेज रहे हो किसी ट्रांसपोर्टर के पास, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से वहां से उठकर माल कहीं और दूसरी जगह जाएगा। सपोज करो मैं कलकत्ता यहाँ से दिल्ली से माल मूव करना चाहता हूँ, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्ट मेरे यहाँ से करीब 30 किलोमीटर के दूरी पर है। तो मुझे ट्रांसपोर्टर तक अपना माल भेजना किसी छोटे व्हीकल से, ठीक है। तो मुझे क्या वहां पर ई-वे बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी? तो ऐसे इस केस के लिए ये 50 किलोमीटर का रूल आपको समझना है। देखिए, अगर आप ट्रांसपोर्ट के मकसद से इस ट्रांजैक्शन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, यानी मैं अपने
किसी बड़े ट्रांसपोर्टर में अपना गुड्स डालने वाला हूँ अपने किसी दूसरे व्हीकल से, तो अगर वो ट्रांसपोर्टर भी मेरे स्टेट का है यानी विद इन स्टेट है, तो 50 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक मुझे ई वे बिल का सिर्फ पार्ट ए भरना है, ओनली पार्ट ए, यानी पार्ट बी मुझे नहीं भरना है। पार्ट बी भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किस केस में? अगर आप पहला ऑब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट के मकसद से आपको भेजा हुआ गुड्स हो, दूसरा विद इन स्टेट हो, ठीक है, और तीसरी चीज अगर आपका ये जो आप ट्रांसपोर्ट के पास भेज रहे हैं और आपका ट्रांसपोर्टर आउट ऑफ योर स्टेट है, यानी आपके स्टेट के बाहर का ट्रांसपोर्टर है, मैं जैसे दिल्ली में हूं और आपका ट्रांसपोर्टर हरियाणा का है, तो इस केस में ये वाला एग्जम्पशन रूल आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए आपको दिमाग में सिंपल सी बात रखनी है कि 50 किलोमीटर के आप पार्ट ए फिलअप कर दीजिए, पार्ट बी आपका ट्रांसपोर्टर खुद ब खुद भर देगा। तो यानी आपको समझ में आ गया। इसके अंदर ई वे बिल की एक खासियत है, ई वे बिल कोई भी बना सकता है, यानी ये जो पार्ट ए है या पार्ट बी, ई वे बिल बना कौन सकता है? सप्लायर भी इसको अपडेट कर सकता है। अगर सप्लायर के पास अकाउंटेंट नहीं है या मैन पावर नहीं है उस समय ई वे बिल जनरेट करने के लिए, तो बायर भी इसको जनरेट कर सकता है अपने हैंड पर, ठीक है। तो बायर या सप्लायर कोई भी ई वे बिल को बना सकता है और ट्रांसपोर्टर अपने इसमें ट्रांसपोर्ट की डिटेल पुटअप कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 50 किलोमीटर का। अब मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर ट्रांसपोर्टर किसी अदर स्टेट का हुआ, ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस मेरा 10 किलोमीटर का है, मैं बॉर्डर पर हूँ और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ट्रांसपोर्टर का, तो क्या ये रूल मेरे लिए अप्लीकेबल होगा कि मैं सिर्फ पार्ट ए भरूँ? नहीं, ये रूल आपके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमारा 50 किलोमीटर का क्या है कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं 20 किलोमीटर्स का। 20 किलोमीटर्स का क्या रूल है? देखिए 20 किलोमीटर्स तक आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, बट किस केस में 20 किलोमीटर सिर्फ आपका कांटा, धर्म कांटा करवाने के लिए, आप अपनी गाड़ी को वजन करवाने के लिए धर्म कांटे पे भेजते हो, और विद इन ए स्टेट, मैं ये जो भी बातें बता रहा हूँ विद इन स्टेट की बात बता रहा हूँ, स्टेट क्रॉस करने पर आपको ये रूल सब खत्म हो जाएंगे एग्जम्पशन वाली, 50 किलोमीटर और 20 किलोमीटर वाली। 20 किलोमीटर का केस ये है कि अगर आप कोई गुड्स वजन कर, गाड़ी है, गाड़ी लोड होगी तो उसका कांटा होगा, कांटा यानी उसका वजन होगा, तो जब गाड़ी वजन के लिए जाएगी तो उसके लिए आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन कब? अगर वो आपका धर्म कांटा विद इन ए स्टेट और 20 किलोमीटर के दायरे में आता है, तो अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा दायरा है उसका तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अगर वो 20 किलोमीटर के दायरे में है, आपके विद इन ए स्टेट है, तो आपको मात्र एक चालान उसको देना है ड्राइवर को, देन आपकी गाड़ी वहां पर कांटा करवा के वापसी आ सकती है, उसको ई वे बिल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से दूर हो गया होगा। ई वे बिल देखिए आपको मैंने सारी चीजें बता दी। ई वे बिल एग्जम्पशन कहाँ पर है? मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, सीरियल्स पे, ठीक है, आपके फ्यूल्स पे, ठीक है, और आपके लाइव एनिमल्स, आपको ये कई आपने देखा हो, कई लोग एक गाड़ी के अंदर बफेलो ले जाते हैं, ठीक है, काऊ ले जाते हैं, तो उसके लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है। और जो इसी तरह की चीजें होती है, मतलब आपके ओपन में, जैसे मैंने आपको बताया, आपको एप्पल हो गया, फ्रूट्स हो गए, और आपके डेयरी आइटम्स हो गए, दूध, इनके लिए आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। और दो इम्पोर्टेंट चीज, आप कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर एक चीज बताओ, ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं, मेरा एक डायमंड है, डायमंड की कीमत तो लाखों रुपए होती है, ठीक है, अब उस डायमंड को मैं जेब में पॉकेट में डालकर ले जा रहा हूँ, तो क्या उसके लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है? तो मैं आपको पहले ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीजें एग्जम्प्टेड रखी गई है ई वे बिल के रूल 138 में। कौन से? आपकी कोई भी ज्वेलरी के लिए ई वे बिल नहीं बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कैश जो एटीएम में रिफिलिंग करते हैं, अगर वो भी तो कैश एक तरह का गुड्स है, वो मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, कहाँ पर आपको ई वे बिल की जरूरत है, कहाँ पर नहीं है। तो अब हम लोग वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक था कि हम लोग अपने ई वे बिल के फीचर्स पे, क्या ये फीचर्स है। तो ये सबसे पहले फीचर्स काम करते हैं कि जब हमें ई वे बिल बनाना हो
तो ई वे बिल कैसे बनाया जा सकता है? ई वे बिल को बहुत तरीके हैं बनाने के। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने ई वे बिल के डायरेक्ट मैं आपको साइट पर ले चलता हूँ। तो जब हम ई वे बिल पर जाते हैं, जनरेट न्यू यानी आप मैनुअल एक ई वे बिल बनाना चाहते हैं। जैसे आप इस पे जनरेट न्यू करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, ई वे बिल का एंट्री फॉर्म आ जाता है। तो अब इस फॉर्म के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला है, इसमें सप्लायर और बायर दोनों ही इस ई वे बिल को जनरेट करा सकते हैं। मतलब अगर सप्लायर है तो उसके लिए आउटवर्ड ट्रांजैक्शन हो गई, और अगर ये बायर है तो उसके लिए इनवर्ड हो गया। ठीक है, तो यानी अगर आप एज ए बायर ई वे बिल जनरेट बना रहे हैं, आप बायर हो, आप खरीदार हो, और आपका सप्लायर बोलता है कि हमारे यहाँ कोई स्टाफ नहीं, आप ही ई वे बिल बना दीजिए, फिर आपके लिए आउटवर्ड नहीं, आपके लिए इनवर्ड ट्रांजैक्शन है। आपको इनवर्ड पे टिक करना है यहाँ पर इस तरह से, और उसके बाद आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। सप्लाई आप नॉर्मल डोमेस्टिक परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एसकेडी, सीकेडी, सेमी नॉकडाउन, ठीक है, कंप्लीट नॉकडाउन, और जॉब वर्क रिटर्न कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, एग्जीबिशन और फेयर से आप अपने माल को वापस मंगा रहे हैं, फॉर ऑन यूज और अदर। ये सारी चीजें आपके पास, आपका ऑब्जेक्ट जानना ये बहुत जरूरी है कि आपका जो गुड्स इन हो रहा है या आउट हो रहा है वो क्यों आउट हो रहा है। ये तो हो गया इन और आउट। अगर आउट हो रहा, अगर सप्लाई कर रहा हूँ मैं, अगर मैं एज ए सप्लायर हूँ और मैं कोई माल बेच रहा हूँ, मुझे ई वे बिल बनाना है, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना है? मुझे सबसे पहले ध्यान रखना है कि मेरे लिए तो ये आउटवर्ड सर्विस है। दूसरी बात, ये आउटवर्ड में किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स है। मैं एक डोमेस्टिक सेल कर रहा हूँ, या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, या किसी जॉब वर्क में माल भेज रहा हूँ, या फिर मैं कुछ अलग तरह के ट्रांजेक्शन, यानी ये सेमी नॉकडाउन और ये कंप्लीट नॉकडाउन। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, एक हम लोग जो एक पार्टी को माल बेचते हैं, उसके माल का जो हम लोग इन्वॉइसिंग करते हैं उस पार्टी को, मिस्टर ए है, मिस्टर ए को मैंने बिलिंग करी 50 लाख रुपए के, उसके गुड्स मेरे यहाँ से जा रहा है। बट क्या होता है, वो 50 लाख का माल एक गाड़ी में फिट नहीं आता, उसमें 4 गाड़ियां लग रही है, 2 गाड़ियां लग रही है, 3 गाड़ियां लग रही है। तो उस केस में मेरा एक कंप्लीट बिल का पार्सली जो स्टॉक है वो अलग अलग गाड़ियों में जा रहा है। ठीक है, तो बिल तो मेरा एक बना, लेकिन चूंकि मेरी गाड़ियां अलग अलग हैं तो मुझे उनकी भी डिटेल डालनी है। तो उसके लिए हमारा ये फीचर्स यूज होता है। और इसके अभी मैं आपको जनरली 1 बाय 1 एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक पे आपको पूरा अच्छे से मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। इसलिए हमारे इस प्लेलिस्ट को आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, कंटिन्यू हमारे चैनल को आप देखते रहिए। इस ई वे बिल का कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से आपका क्लियर कर दूंगा, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली ई वे बिल में। और नई नई अपडेट्स जो भी ई वे बिल से या जीएसटी से रिलेटेड आती है वो हमारी इस आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हमारे और भी जो भाई लोग हैं जो इस प्रोफेशन में हैं उनके जो डाउट्स है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और अपने डाउट्स को आप अपने कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस क्या हैं उन चीज़ों को हम लोग समझें, और उसका आपको आने अगली वाली वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस का जवाब हम आपके लिए लेकर आए कि आपका ये डाउट का सॉल्यूशन ये है। ठीक है, अब बात करते हैं रिसिपिएंट नॉट नोन। ठीक है, ये किस केस में होता है रिसिपिएंट नॉट नोन? मैं एक ऐसा व्यापारी हूँ जो मेरा काम जो होता है, मैं कोई स्टॉक बेचता हूँ, डोर टू डोर बेचता हूँ, लेकिन जब मैं अपने ऑफिस से माल लेकर निकलता हूँ वो होता है मेरे पास करीब 1-1.5 लाख रुपए का माल होता है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो बिकेगा कहाँ पर। अब बिकेगा क्या, मैं अब जा रहा हूँ, मैं कभी किसने ऑर्डर, मैं मार्केट में गया, 4 लोगों से मिला, उसमें से 2 ने ले लिया, 3 ने लिया। जिन लोगों ने लिया उनका मुझे पार्टी कंफर्म हो गई, लेकिन जिनको मुझे नहीं पता ना भी मेरा माल कितना बिकेगा, किनको बिकेगा, तो वहाँ पर आप रिसिपिएंट नॉट नोन ये फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर ऑन यूज, आप अपने ऑन यूज के लिए आपके एक ही ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप शिफ्ट कर रहे हैं। एग्जीबिशन और फेयर्स आपको पता है इसी तरह है। लाइन सेल्स ये भी इसी तरह के काम आती है कि आपको रास्ते में आपने माल यहाँ से उठाया और आगे से आपको किसी और को बेचना है। तो ये फॉर ऑन यूज, ये रिसिपिएंट नॉट नोन और लाइन सेल्स, ये लगभग एक तरह की ही चीजें हैं। तो ये हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे समझेंगे, देन अदर के अंदर हम लोग और क्या कर सकते हैं, आप किस तरह के और आप इसके अंदर ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
तो ये तो था हमारा एक एक हेड हमने समझ में आया। अब डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट के लिए अगर हमें ई वे बिल बनाना है तो ई वे बिल के लिए 2-3 चीजें आपको चाहिए। इनवॉइस, इनवॉइस आपका टैक्स इनवॉइस हो सकता है, बिल ऑफ सप्लाई। तो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या फर्क है मैंने बताया, यानी टैक्सेबल गुड्स के लिए हमें टैक्स इनवॉइस जनरेट करना होता है और बिल ऑफ सप्लाई हम लोग बेसिकली इशू करते हैं एग्जेम्प्टेड जो गुड्स हैं उनके लिए बिल ऑफ सप्लाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर में जो भी आप डॉक्यूमेंट, अगर टैक्स इनवॉइस आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट का नंबर यानी उस इनवॉइस का नंबर आपको डालना होगा। उसकी डेट ऑटोमेटिक ये कलेक्ट कर लेगा, लेकिन कई बार आपको अगर डेट चेंज करने की जरूरत है तो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देन अब ट्रांजेक्शन टाइप, कितनी तरह की ट्रांजेक्शन होती है तो आप देखिए, एक तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होगी कि जी मैंने सामने एक पार्टी है जो ए पार्टी मैं हूँ और मैं मैं एक पार्टी हूँ और मैं अपनी सेकंड पार्टी यानी मैं ए हूँ और बी पार्टी को मैं माल बेच रहा हूँ। तो एक तो नॉर्मल रेगुलर ट्रांजेक्शन होगी, लेकिन कई ट्रांजेक्शन होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कंफ्यूजिंग वाले। जैसे अब ये क्या, बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू का मतलब आप समझिए, बिल टू शिप टू क्या होता है। बिल आप कर रहे हो मिस्टर, इसको ऐसा समझते हम लोग, यहाँ पर समझते हैं। देखिए बिल टू शिप टू को मैं आपको इस पे समझाता हूँ। देखिए बिल टू, अब यहाँ पर हम लोग 3 लोग हैं, ठीक है। एक हो गया रियांश, ठीक है। पार्टी जो मैं बिल कर रहा हूँ, बिलिंग पार्टी है मिस्टर मुकेश। मिस्टर मुकेश कह रहे हैं कि भैया बिल तो आप मेरे नाम बना दो, लेकिन डिस्पैच आप मिस्टर सुमित को करो। तो इस केस में यहाँ पर 3 पार्टी इन्वॉल्व होगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग बिल टू, यानी हम लोग बिल टू और शिप टू। तो बिल टू शिप टू का मतलब आप समझिए, बिल टू का मतलब है हमने बिलिंग करनी है मुकेश, जिसने हमें पैसा देना है, यानी जिसके हमारे जो हम सामान दे रहे हैं उसका पैसा कौन देगा, मुकेश देगा, इसलिए हम इसको बिल टू करते हैं। शिप टू में यानी जिसको हम लोग माल दे रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, देखो बिल टू को शिप टू को भी हम लोग 2 तरह से जानते हैं। यहाँ पर हम लोग बायर भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है, और यहाँ पर शिप टू के अंदर हम लोग इसको कंसाइनी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको कंसाइनर, ठीक है। यहाँ पर जो कंसाइनी ये हो गया जिसके पास आपका सामान पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। यहाँ पर वापस आते हैं अपने इस फीचर्स में। तो यहाँ पर देखिए बिल टू शिप टू से मतलब क्या है हमारा, बिल टू शिप टू का मतलब है आपको ऐसा ई वे बिल बनाना है जिसमें मुझे ये दिखाना है बिल तो मैं इसको कर रहा हूँ इस पार्टी को, और शिप टू यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इस केस में आपके सामने स्क्रीन कैसा आएगी, सपोज हमने बिल टू शिप टू कर लिया, आप रेगुलर भी करेंगे तब भी आपके सामने यही फीचर्स आएगा। देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ यहाँ पर। सिर्फ जब आप नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल ई वे बिल बनाऊंगा तो मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो मेरा डॉक्यूमेंट कौन सा है, टैक्स इनवॉइस है या सब बिल ऑफ सप्लाई है, उसका नंबर मैं यहाँ पर डालूंगा, बिल नंबर, ठीक है, उसकी डेट, देन नॉर्मल है तो रेगुलर। उसके बाद अब बात कर देते हैं यहाँ पर नाम की। तो यहाँ पर आपको नाम डालने के, बिल फ्रॉम, बिल कहाँ से हो रहा है, ये तो मेरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। मेरी इन्फॉर्मेशन मतलब जिसका ये पोर्टल है, जो ये ई वे बिल जनरेट करने का और तो अथॉरिटी है जिसके पास, तो बिल फ्रॉम बेसिकली मेरी कंपनी से हो रहा है। तो जैसे मैं अपना यहाँ पर जीएसटी नंबर डालूंगा तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन उठकर यहाँ पर आ जाएगी। अब जब सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पर आ गई, अब बात करते हैं अगले राउंड के, अगले फील्ड की, अगले पार्ट के अंदर। यहाँ पर बता रहा कि बिल टू किसको करना है। तो सर मेरा तो यहाँ बिल टू शिप टू का केस नहीं है, मैं तो सिंपल सा मिस्टर बी को माल बेचना है, तो आप सिंपल सा मिस्टर बी का जीएसटी नंबर डाल दीजिए यहाँ पर। जैसे आप उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, जैसे मैं डालता हूँ, मैं एक बार के लिए भी अपना, या कोई भी आप इसमें जीएसटी नंबर आप डाल दीजिए यहाँ पर। जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर डाला, इसने ऑटोमेटिकली जीएसटी से मेरा डाटा पिक कर लिया और सारी डिटेल यहाँ पर डाल दी। तो ये जो, इसी तरह अगर आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है, आप उसका जीएसटी नंबर डालेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ नहीं सर मेरा ये, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब बिल टू शिप टू के केस में हम लोग, अब इसको हमें दोबारा से इसको करना पड़ेगा, इसको सारी चीज़ें हटाकर वापस आते हैं।
ट्राई करते हैं इसको। अभी हम लोग सभी इसी एक एक पॉइंट पे सभी को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए तो मैंने ये मेरा डाटा इसने कलेक्ट कर लिया, या तो मुझे दोबारा से फ्रेश ही बना लेते हैं, वापस आ जाते हैं। आपको आना है यहाँ पर एग्जिट, यहाँ से सीधा आ जाओ होम पर, वापस गए हम ईवे बिल पे, जनरेट न्यू। अब हम ये आउटवर्ड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट नंबर मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, आज की डेट डाल दी, रेगुलर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर सपोज करूँ मैं ऐसी पार्टी को दे रहा हूँ मिस्टर मोहन, यहाँ पर हम इसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये ट्रांजेक्शन क्या है, मिस्टर मुकेश सुमित, और ये मान लेते हैं इसके पास जीएसटी का नंबर नहीं है जी, ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है। फिर इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ डाल दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सिर्फ ये 3 शब्द लिखने हैं, URP। जैसे आप URP लिखेंगे तो ये उठाकर आपको ये अनरजिस्टर्ड पार्टी के अंदर इसको कंसीडर कर लेगा, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पार्टी देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंटर कंसाइनी जीएसटीएन और URP फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो हमने URP लिख दिया। अब यहाँ पर आप स्टेट, आपका अब स्टेट सर इसके अंदर कौन सा, तो जो भी आपका स्टेट है, मान लेते हैं दिल्ली की पार्टी है तो हमने दिल्ली सेलेक्ट किया, एंटर। अब आप यहाँ पर उसका नाम डाल दीजिए मिस्टर मोहन, ठीक है। अब उसका एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए। पिन कोड डालना देखिए मैंडेटरी है, क्योंकि पिन कोड हमारा ईवे बिल के लिए इतना जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस जो कलेक्ट करता है उसका डिस्टेंस को कंसिडर करता है कि कितना डिस्टेंस है, तो वो इसी पिन कोड से ट्रैक कर पाता है। तो आप पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दिल्ली, और मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, और इस तरह करके यहाँ पर पिन कोड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसा आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्टेट यहाँ से उठा लेगा। तो ये था एक सिंपल मेथड। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके आइटम की डिटेल, आइटम आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है, ABC आइटम है आपकी, ठीक है। उसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं डाल दीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। HSN मैंडेटरी है, HSN आपको डालना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 4 डिजिट आपको यूज करना ही करना है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं तो टोटल HSN कोड 8 डिजिट का होता है, तो हम लोग 8 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, ठीक है। नहीं तो आप 4 डिजिट का इस्तेमाल एटलीस्ट आपको करना है। देन यहाँ पर क्वांटिटी आपने डाल दी, क्वांटिटी आप कुछ भी आप इसमें जो, अब आपका यूनिट क्या है, यूनिट ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पर आपने केजी लिख दिया, आपको इस हिसाब से ये यूनिट कंसीडर नहीं करेगा। इसके लिए देखिए इनवैलिड यू किसे बताइए, यूनिक क्वांटिटी कोड इनवैलिड। इसका रीजन क्या है कि ईवे बिल के अंदर ऑलरेडी यूनिट कोड पहले से ही बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेटअप है, फीड है, तो आप वही, आपको जैसा इसमें लिखा है वैसा ही आपको इसको इसके अंदर डाटा पुट करना पड़ेगा। अब जैसे केजी है तो अभी आपने केजी सिर्फ केजी डाला, जबकि एक्चुअल केस के अंदर केजी का जो क्या है पीछे KGS करके लिखा हो। तो जैसा आप केजीएस करते हो दोबारा आपको इस तरह का एरर नहीं आएगा। टैक्सेबल वैल्यू में वो वैल्यू आएगी जिसके ऊपर आपका GST चार्ज होना है। तो अब मेरा सवाल है, अगर मैं ईवे बिल कोई प्रोडक्ट जो टैक्सेबल है उसका ईवे बिल बना रहा हूँ, तो जिसके ऊपर आप GST लगाने वाले हो उस अमाउंट को आप यहाँ पर रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और कोई मेरा गुड्स है 1 लाख रुपए का सामान है, और इसके ऊपर मैंने GST @ 9%, यानी अगर मैं CGST लोकल की बात कर रहा हूँ, CGST @ 9%, और यहाँ SGST @ 9%, मैं टोटल 18% का मेरा स्टॉक है, तो मैं इसको सिंपल सा इनटू का 9%, ठीक है, देन इक्वल टू दिस इनटू 9%। तो अगर मैं इस अमाउंट को कंसिडर करूँ, मेरा बिल अमाउंट बनेगा कितने का, 1,18,000 रुपये का। तो इस केस में ये जो मेरा 1 लाख का अमाउंट है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे हम इस पर टाइप करेंगे तो ये हमसे देखिए, अब लोकल, चूंकि मैंने स्टेट यहाँ दिल्ली डाला है, मेरा भी दिल्ली स्टेट है, तो ये लोकल में कंसिडर किया इसने। अगर ये स्टेट कहीं और होता, इसका स्टेट कहीं और होता, मान लेते हैं मैं इसको उठा कर दिल्ली की जगह इसको मैं कर देता हूँ कैन नॉट बी चेंज। चलो जी, इसको दोबारा से हमने करना, दोबारा से फ्रेश सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर अगर ये स्टेट दूसरा होता तो इस केस में ये IGST को हाईलाइट, अभी IGST को देखिए आपको वो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, CGST SGST के केस में मैं यहाँ पर 18% ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, 9 to 9। तो 9 to 9 सेलेक्ट किया, जैसे मैंने 1 लाख लिखा
जैसे मैंने 1 लाख लिखा, ये यहाँ पर 9,000 ये हो गया। तो जैसे ही आप ये डाटा इसके अंदर डालते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि क्या टैक्स रेट है, ऑटोमेटिक देखो आपका अमाउंट यहाँ पर टैली हो गया और इस तरीके से आपका बिल अमाउंट आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट बी का। तो पार्ट बी के अंदर, और नहीं, पार्ट ए के अंदर अभी आपको ट्रांसपोर्टर का आपका नाम या उसकी आईडी यानी जीएसटी, उसको एक आईडी जनरेट करके दे। तो जो पार्ट ए के अंदर आखिरी फीचर है ट्रांसपोर्टर नेम, आप ट्रांसपोर्टर नेम डालिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसपोर्टर भी इस ई-वे बिल को अपडेट कर सके अपने पार्ट बी को, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टर आईडी डालनी मैंडेटरी है। अगर आप ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं डालेंगे, यानी उसका जो जीएसटी नंबर टाइप में होता है, सेम जीएसटी नंबर के जैसा ही होता है, अगर आप वो यहाँ पर नहीं डालेंगे तो उसके पास, ट्रांसपोर्टर के पास अथॉरिटी नहीं होगी कि वो आपके ई-वे बिल के अंदर आपके ये ट्रांसपोर्ट की डिटेल को अपडेट कर सके। तो इसके लिए आपको ट्रांसपोर्टर आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने ट्रांसपोर्टर से मांग सकते हैं, या उसकी बिल्टी में, एलआर में उसका ट्रांसपोर्टर यानी जीएसटी नंबर की तरह आपको दिखेगा, वो जीएसटी नंबर आपको यहाँ डाल देना, वो ट्रांसपोर्टर की आईडी, ऑटोमेटिक उसका नाम यहाँ से कलेक्ट कर लेगा। ठीक है। अब उसके बाद आप कैसे अपने गुड्स को मूव कर रहे हैं, बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, बाय शिप, तो आप सभी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हीकल टाइप रेगुलर है, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पे व्हीकल नंबर, मोस्टली ये व्हीकल ही उसमें, ठीक है, व्हीकल नंबर, आप अपनी गाड़ी का नंबर। लेकिन गाड़ी जब आप डालते हैं तो एक चीज़ का याद रखिए, जैसे मैं कोई गाड़ी डालता हूँ DL1LM6789, ये गाड़ी नंबर जैसे मैंने डाली, मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखो इनवैलिड फॉर्मेट बता दिया। इसका रीज़न क्या है, जब भी हम यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे तो ये क्या कहता है कि आपको बिल का जो आपका जो गाड़ी नंबर है उसका फॉर्मेट आपको इस तरीके से रखना है। किस तरीके से रखना है, यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर DL के बाद यहाँ पर 0 लगा देना है। जैसे आप 0 लगाएंगे तो ये देखिए वैलिड हो गया। आप घबराइए नहीं कि आपने इसको, आप इसको यस कर दीजिए। आप जब इसके अंदर ये 0 लगाते हैं, इससे आपके गाड़ी की इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती, एक फॉर्मेट है ये इसका। ये बेसिकली लोकल में इस तरह का इशू आती है, अगर आप लोकल टू लोकल करते हैं, अपने गाड़ी का डिटेल डालते हैं, तो अब ये केस, यानी आपकी ट्रांजेक्शन अगर लोकल टू लोकल है, विद इन स्टेट है, तब जाके आपको इस तरह की दिक्कत आएगी। अगर आप इंटर स्टेट में करेंगे तब मेरे ख्याल से आपको इस तरह की दिक्कत आएगी, आप नॉर्मल नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ट्रांसपोर्टर डॉक नंबर एंड डेटा, तो ट्रांसपोर्टर डॉक्स आपकी क्या होता है, ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट क्या है, ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट है उसकी बिल्टी, GR, ठीक है, LR भी बोलते हैं इसको, लॉरी नंबर, ठीक है। तो आप गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर, तो वो आप यहाँ पर डालिए, जो उसकी बिल्टी नंबर है, जो ट्रांसपोर्टर की कॉपी होती है, उसका नंबर आपको डालना है, देन उसकी डेट, और उसके बाद आप इसको यहाँ से प्रीव्यू से चेक कर लीजिए अच्छे से सारी चीज़ें। जब आप प्रीव्यू चेक करते हैं तो आपको ये सारी डिटेल इस तरह से दिखाई जाती है। आप अच्छे से इस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को रीड करिए कि हाँ सारी डिटेल ओके है। अगर इसके अंदर कोई इशू आ रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप एक नॉर्मल ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि ये वाला कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये था हमारा पहला फीचर्स, जो जर्नल हम लोग जनरेट न्यू ई-वे बिल को हम लोग तैयार करते हैं, कि किस तरीके से ई-वे बिल हम लोग इसको बनाते हैं। तो हमने ये फीचर्स समझा कि ई-वे बिल का जो जनरेट न्यू से हम लोग ये न्यू ई-वे बिल कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे ई-वे बिल, बहुत तरीके के ई-वे बिल बनते हैं, जैसे आप सामने देख ही रहे हो, सप्लाई के लिए यानी डोमेस्टिक सेल के लिए ई-वे बिल, इनवर्ड यानी आप परचेज कर रहे हैं, तो अगर आपको ई-वे बिल बनाना पड़े तो आपके लिए यहाँ पर इनवर्ड कितने तरह के ई-वे बिल हैं, डोमेस्टिक परचेज, इम्पोर्ट, और इस तरह के जो मैंने आपको बताया था, सेमी नॉकडाउन और कंप्लीट नॉकडाउन। फिर जॉब वर्क का आपको ई-वे बिल बनाना हो, सेल्स रिटर्न का बनाना हो, एग्जीबिशन और फेयर का बनाना हो, फॉर ऑन यूज बनाना हो, तो बहुत सारे ई-वे बिल हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते रहिए और ये हमारे प्ले लिस्ट को आप ज्वाइन करके रखिए, ताकि हर एक वीडियो, क्योंकि मैं इसमें हर एक पॉइंट पे वीडियो बनाने वाला हूँ हर चीज़ का। तो अभी इसके अंदर मुझे सबसे बड़ा जो लगता है कि अभी मैं आपको इस बारे में भी अच्छे से डिस्कस करूं, बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम क्या होता है। बिल टू शिप टू तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम को हम लोग समझते हैं। देखिए, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम किस तरीके से काम करता है। बिल फ्रॉम का मतलब होता है, आप इस एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझते हैं कि बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम, ठीक है। बिल फ्रॉम का मतलब है बिलिंग
किसी और जगह से हो रही है, लेकिन जैसा सपोज मैं किसी पार्टी को माल बेचता हूँ, ठीक है, मैं बेच रहा हूँ यहाँ पर मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को अगर मैं बिलिंग कर रहा हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कि भैया जो बिल तो मेरी कंपनी से बनेगा, यानी बिल तो मैं बना कर दूंगा, ठीक है। वो अपने यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया कि रियांस बिलिंग जो होगी रियांस से होगी, लेकिन डिस्पैच फ्रॉम रियांस की होगी, लेकिन वो होगी किसी और जगह से। मैंने ये बोला कि नई सड़क से या सदर बाज़ार से आपको डिस्पैच होगा, यानी आपको जो स्टॉक मिलेगा वो मिलेगा सदर बाज़ार से, ठीक है। और जो यहाँ पर है बिल फ्रॉम मेरे यहाँ से होगा, बिलिंग मेरी कंपनी करेगी लेकिन मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा। तो ऐसे केस के लिए बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, यानी अगर आप कोई ऐसे सप्लाई दे रहे हैं जहाँ पर आप बिल फ्रॉम देखिए यहाँ पर या आ गया बिल फ्रॉम, बिल कहाँ से हो रहा है, डिस्पैच फ्रॉम, डिस्पैच किसी और जगह से हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है जहाँ पर आपको बिलिंग डिस्पैच आप कहीं और से उसको दे रहे हैं, तो इस केस में आपको बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3, कॉम्बिनेशन 2 और 3 के अंदर क्या है, इसके अंदर 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी आप माल इसके अंदर हमारी ये 4 करने, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम, यानी बिल टू शिप टू, यानी इसके अंदर सबसे पहले बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम यहाँ पर आ गया सप्लायर का, सप्लायर बिलिंग कहीं और से कर रहा, माल कहीं और दे रहा है, यानी 4 लोग इन्वॉल्व हो गए, 4 लोग यहाँ पर, यानी बिल फ्रॉम कहीं और से हो रहा है, ठीक है, डिस्पैच कहीं और से हो रहा है, ठीक है। अब जिसको मैं बेच रहा हूँ, यानी जो खरीद रहा है, वो भी बंदा कहता है कि बिल तो आप मेरे नाम का कर दो बिल टू, और जो शिप टू आप उसको कर दो, मेरे एक पार्टी है उसको आप माल दे दो। तो यहाँ पर समझ रहे हो ना कि मतलब बिलिंग पॉइंट अलग अलग है दोनों कंडीशन में, और डिस्पैच पॉइंट भी अलग अलग हैं। तो इस केस में आप इस वाले फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ई वे बिल के अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं, बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इन फीचर्स का इस्तेमाल करके अपने ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया, बाकी सब चीज़ कॉमन है। आपका बायर की डिटेल, सप्लायर की डिटेल, आपके स्टॉक की डिटेल, आपके ट्रांसपोर्टर की डिटेल और आपका पार्ट भी, तो ये सभी जगह बिल्कुल कॉमन फीचर्स का आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वापस जाते हैं हम लोग यहाँ पर। अभी मैं आपको पहले एक सारे फीचर्स के बारे में बता दूं, फिर इसके साथ साथ में मैं आपको सभी तरह के ई वे बिल के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग ने जनरेट न्यू किया, इसी तरह हमारा जनरेट बल्क के माध्यम से हम लोग देखिए यहाँ पर आपके सामने फीचर्स आ रहा है कि जनरेट बल्क हम लोग कैसे करते हैं। तो मेरी आने वाली जो अभी दूसरी वीडियो है, उस वीडियो में हम लोग जो बल्क में कैसे ई वे बिल जनरेट करेंगे इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तब तक कि क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे इतना लंबा सुन करके। अब तो एक एक पॉइंट मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके माइंड में वो चीज़ें अच्छे से रहे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग नॉलेज लेते हैं। और आई होप कि ई वे बिल के कॉन्सेप्ट को मैं बहुत बारीकी से आपका कॉन्सेप्ट दूर कर दूंगा, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको इतना इसमें ई वे बिल के अंदर अपने आप को मास्टर बनाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का आपको और भी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। और साथ के साथ अगर आपको इस तरह से इसी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, आपका कोई सजेशन हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।